आज हम लोग जो मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मांगा का नेम है काइजुनोंग 8 और इसका जो पहले का जो एपिसोड है, ये सब एपिसोड दूसरा और भी चैनल पर एक्सप्लेन करा हुआ है। तो इसी वजह से हम लोग एपिसोड 7 से एपिसोड 18 तक हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना। और चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मीना और ओशिना वहाँ पर पहुँच गए होते हैं और वहाँ पे उन्हें उस मॉन्स्टर की बॉडी के पार्ट्स नजर आ रहे होते हैं जिसको कैफका ने पिछले एपिसोड में मारा था। ओशिना अपने मन में सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, ये जैसे भी हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। असल में उसे लग रहा होता है कि किकोरू मर चुकी है। तभी उन दोनों के पास 2 डिफेंसिव ग्रुप मेंबर आते हैं जो उनसे कहते हैं कमांडर अशियोमिना और वाइस कमांडर ओशिना, यहाँ पर एग्जामिनीज के कोई साइन नहीं है। और तभी कमांडर मीना को कंट्रोल रूम से कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कुछ नए एग्जामिनीज हैं जो कि शेल्टर के लिए गेट 6 पर आ गए हैं कंट्रोल रूम के। और इन एग्जामिनीज में किकोरू शिनोमुया भी शामिल है। जो सुनकर ओशिना चैन का सांस लेता है क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि वो मर चुकी है। और फिर कंट्रोल रूम से बताया जाता है कि सभी एग्जामिनीज को प्रोटेक्शन में ले लिया गया है और अब उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। उसके बाद ओशिना कैप्टन मीना से पूछता है कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचती हैं। तो मीना बताती है कि शिनोमुया किकोरू स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसके लिए अकेले ये सब करना नामुमकिन है और जब मॉन्स्टर अपने आप को रिवाइव कर सकते हो, यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आ रही, इसलिए एक इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। इसके बाद कैप्टन मीना अपने सोल्जर से कहती है जल्दी से एक इन्वेस्टिगेशन टीम को रेडी करो जो कि इन्वेस्टिगेट करे और हाँ डिस्पोजर टीम को भी यहाँ के खबर दे दो और मैं दूसरे मॉन्स्टर से लड़ने जा रही हूँ। वो कहते हैं ठीक है कैप्टन। लेकिन होशिना अभी सोच रहा होता है कि ये सिचुएशन काफी सिमिलर है जब हमने अननाउन सब्जुकेशन देखी थी एक मॉन्स्टर की, जब मॉन्स्टर 8 अपीयर हुआ था। तो दोस्तों ओशिना इस वक्त कैफका की बात ही कर रहा है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का फर्स्ट एड रूम दिखाया जाता है जिसमें इचिगावा कह रहा होता है तुम बहुत ही लकी हो और वो ये सब कह रहा होता है कैफका से। और इचिगावा कह रहा होता है कि तुम्हें बहुत ही कम इंजरीज आई हैं जिससे तुम बहुत ज्यादा जल्दी ठीक हो गए हो। लेकिन कैफका बहुत ही अनहैप्पी होता है और वो कहता है मैं दोबारा से हॉस्पिटल में आ गया। फिर इचिगावा से बताता है कि किकोरू भी अब बहुत ज्यादा ठीक है क्योंकि उसे डिफेंसिव क्रॉप की टॉप मेडिकल टीम की तरफ से ट्रीटमेंट मिल रही है। तो कैफका वो इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मुझे भी स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, आखिर मुझे इस तरह क्यों ट्रीट किया गया है। तो इचिगावा से बताता है कि तुम्हारी सिर्फ खुशी बोन्स फ्रैक्चर हुई थी जबकि उसकी बहुत ज्यादा खराब हालत थी। इसके बाद कैफका बेड पर लेट जाता है और कहता है ये बहुत देर हो चुकी है जब मैं स्ट्रॉन्ग गाय से लड़ता था और अब मुझे ये याद रहता है अपने ड्रीम्स के पीछे भागने की, ये जानते हुए भी कि तुम हर मिनट के हर सेकंड में हार सकते हो। कैफका की बातें सुनकर इचिगावा कहता है कैफका, और कैफका अपनी बात को पूरी करता है और कहता है लेकिन यहाँ ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं जिससे तुम ये सब भूल जाते हो और मुझे बस यही याद है। ये तुम ही थे इचिगावा जिसने मुझे इनकरेज किया दोबारा से लड़ने के लिए। इचिगावा कैफका की बातें सुनते हुए उसे देख रहा होता है। तो इस सब के लिए तुम्हारा थैंक्स। हम देखते हैं उनकी कमरे के बाहर मीना उनकी बातें सुन रही होती है और तभी फिर इचिगावा और कैफका के कमरे में कोई पैर रखता है। इचिगावा और कैफका उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं ये तो, और हम देखते हैं वो होती है कमांडर मीना। कैफका अपने मन में सोचता है मीना आखिर ये यहाँ क्यों आई है। लेकिन फिर इचिगावा मीना से पूछ लेता है कि कमांडर आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो मीना उसे बताती है कि ये तुम दोनों ही थे जिन्होंने हेवीली इंजर्ड किकोरू को बचाया। और उसके बाद वो उन दोनों को सैल्यूट करती है और कहती है मैं तुम्हारा थैंक करती हूँ क्योंकि तुमने बचाया है एक लाइफ को और बचाने में हमारी मदद की है। ये देखकर कैफका और इचिगावा की आंखें खोल की पूरी रह जाती हैं। लेकिन फिर मीना ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है प्लीज एक्सक्यूज मी। कैफका उसे बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने आप को रो लेता है और कहता है नहीं अभी नहीं, मैं उससे तब बात करूंगा जब मैं खुद एक डिफेंसिव क्रॉप मेंबर बन जाऊंगा। लेकिन कैफका अभी भी उसे जाते हुए देख रहा होता है क्योंकि वो उससे बात करना चाहता है अपने बचपन के बारे में। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिटी का सीन जहाँ से आवाजें आ रही होती हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ है डिफेंसिव फोर्स विनियो में जहाँ पर मॉन्स्टर अपने आप को सडनली रिजेनरेट करने लगे थे। और हम देखते हैं कोई रेडियो पर ये बातें सुन रहा होता है और वो कहते हैं इस इंसिडेंट में बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा इंजरीज हुई हैं लेकिन कोई भी डेथ नहीं हुई। तो जिसने वो रेडियो पकड़ा होता है वो कहता है क्या 0 कोई भी डेथ नहीं हुई। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं वो ही मिस्टीरियस मॉन्स्टर होता है जो इस इंसिडेंट का कारण होता है। और वो सोच रहा होता है कि मेरे इस कांड की वजह से बहुत सी डेथ्स हुई होंगी लेकिन क्योंकि कैफका वहाँ था तो कोई भी डेथ नहीं हो पाती। और हम देखते हैं ये मॉन्स्टर एक टॉयलेट में बैठा होता है एक बाथरूम के टॉयलेट में और कहता है कैप्टन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो सभी डेथ्स को होने से बचा ले, तो फिर ये किसका काम हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा। और वो मॉन्स्टर उस कॉल को उठाते हुए बोलता है
मुझे लगता है इसे ऐसे आंसर करते हैं और उस कॉल में से आवाज आती है, हेलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है। ये मॉन्स्टर इंसानों की आवाज में बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं अपनी कुछ चीजें इकट्ठी कर लूँ। और फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी को बदलने लग जाता है और हम देखते हैं इसकी बॉडी बदलते बदलते एक ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर ये मॉन्स्टर जब बाहर आता है तो एक यूनिफॉर्म पहन लेता है और कहता है ये इंसान कितने एनोइंग हो जाते हैं कभी कभी। और फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उन इंसानों के पास जा रहा होता है अपनी ह्यूमन बॉडी में ही और कहता है सॉरी मुझे स्टोमक में थोड़ा सा दर्द आ गया था। ये लोग आगे से कहते हैं गीज तुमने तो हमें डरा ही दिया था, और ये और कोई नहीं बल्कि कैफका के साथी होते हैं। और ये मॉन्स्टर उन्हीं में घुल मिल कर रह रहा होता है और ये भी यहाँ मॉन्स्टर को साफ करने का काम करता है। कैफका के दो साथी बोलते हैं तुम्हें पता है उस टेस्ट विनियो में एक इंसिडेंट हुआ है। तो दूसरा साथी बोलता है काश कैफका और इशिगावा दोनों ठीक हों। देखते हैं उस मॉन्स्टर की गर्दन दोबारा से हिलने लगती है और वो कहता है अरे नहीं ये दोबारा से होने लगा। कैफका को जो कि चिल्ला रहा होता है नहीं ये मैं नहीं कर सकता, अरे नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है जैसे मौत मेरे पास आ रही है। इसके बाद वो इशिगावा से कहता है सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इस नर्वसनेस से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि तुमने ही मुझे इनकरेज किया ये एग्जाम देने के लिए और अब मुझे इसके रिजल्ट पब्लिकेशन डे में नर्वसनेस का इंतजार करना पड़ रहा है। इशिगावा कहता है हॉस्पिटल में तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब क्या हुआ, वो बंदा कहाँ गया जो पहले बातें कर रहा था। फिर हम देखते हैं एक डोर से कोई अंदर आता है और वो होता है उनका मैनेजर जो कहता है इशिगावा और कैफका ये तुम दोनों के लिए है। इशिगावा और कैफका उसकी तरफ सीरियसली देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों टेबल में बैठे होते हैं और उनके सामने उनके रिजल्ट्स होते हैं जो कि उनके एग्जाम के आए होते हैं। वो कहते हैं हम इन्हें 3 गिनने पर ओपन करेंगे, या तो हम हंसेंगे या फिर रोएंगे। कैफका सोचता है कि ये गैम्बलिंग है जिसमें मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा या नहीं इसका फैसला होगा। उसके बाद वो उसे 1-2 करते हुए ओपन करते हैं और हम देखते हैं जब कैफका उसे ओपन कर लेता है तो उसके मुंह पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं होता। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डिफेंसिव फोर्स विन्यू का सीन जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिए जा रहे होते हैं और हम एक आवाज सुनते हैं जिसमें कहा जा रहा होता है कि सब पासिंग एग्जामिनर्स में से टॉप किया है किकोरू शिनोमुया ने, और किकोरू कह रही होती है यस बिल्कुल। हम देखते हैं कमांडर मीना उन सबको सर्टिफिकेट देते हुए कहती है कि मैं तुम सभी 27 मेंबर्स को ट्रूप मेंबर्स बनाती हूँ। और वो किकोरू को सर्टिफिकेट देते हुए कहती है तुम मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी उस इंसिडेंट में जो एग्जामिनेशन के बाद हुआ था, तुमने वहाँ पर कोई भी विक्टिम नहीं होने दिया। और वो अपने मन में सोचती है ये मैं नहीं थी जिसने उसे डिफीट किया, वो था ही बोनू कैफका और उसे ही ये वर्ड्स लेने चाहिए थे, वो यहाँ क्यों नहीं है और वो सिर्फ वहाँ मेरी ही मदद करने क्यों आया था। अगर उसने मुझे ये सब बताया बगैर यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और मुझे उसकी इमोशनल फॉर्म के बारे में भी जानना है कि आखिर वो क्या है। लेकिन इतने में अंदर आता है कोई और वो होता है कैफका। कैफका कहता है सॉरी मुझे माफ करना मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। कोरू और मीना उसे देख रहे होते हैं, तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें हम एक आवाज सुनते हैं कि कैफका ने फिजिकल टेस्ट और मॉन्स्टर वाले टेस्ट में बहुत ही कम स्कोर किया है इसलिए वो फेल है। और ये ग्रुप मेंबर की एक मीटिंग में होते हैं और सब कहते हैं कोई ऑब्जेक्शन है किसी को। मीना कहने वाली होती है नो ऑब्जेक्शन, लेकिन होशिना कहता है लेकिन मुझे है एक ऑब्जेक्शन। होशिना फिर कहता है मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ अपनी लीडरशिप में। उसकी 0% कैपेबिलिटी के साथ भी उसने ये टेस्ट अच्छे से किया है। लेकिन फिर वो तभी कहता है और हाँ मैं उसे कॉमेडी सेक्शन में रखूंगा। वही ग्लासेस वाली ट्रूप मेंबर कहती है मुझे पता था तुम यही करने वाले हो, मैं चाहता हूँ उसे एक फॉर्मल ट्रूप मेंबर बना दिया जाए, मैं उसे अपने प्लेटून में एक कैडेट के तौर पर ट्रेन करूंगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कैडेट का मतलब है ऐसा सोल्जर जिसकी अभी ट्रेनिंग होनी हो। और वो कैफका को देखकर कहती है बिल्कुल ये ऐसे ही होना चाहिए था नो कैफका। हारू कहता है तो सबके बाद आखिर उसने कर दिखाया। हारू कहता है ये ओल्ड मैन इसने कर दिखाया। इसके बाद हम देखते हैं मीना और कैफका एक दूसरे को इतनी देर बाद मिलने की वजह से अभी तक देख रहे होते हैं। इसके बाद हम एक आवाज सुनते हैं जो कह रही होती है कि जब सब मेंबर्स पूरे हो चुके हैं तो मैं अब कमांडर अशीरो मीना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। फिर कमांडर अशीरो मीना स्टेज पर आकर कहती है मेरे फेलो कमांडर्स मॉन्स्टर्स और उनके रीजन्स की संख्या दिन ब दिन प्रीवियस साल की एवरेज से बढ़ती जा रही है और कुछ मिस्टीरियस केसेस भी हैं जिसमें मॉन्स्टर खुद को रिवाइव कर सकते हैं। तो आपकी इस जॉब में लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, तो मैं तुमसे तुम्हारी स्ट्रेंथ मांगती हूँ। मेरा काम है तुम्हें लीड करना, तुम्हारी सोर्ड और तुम्हारी शील्ड तुम खुद हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कैफका वॉच हो जाता है, वो अपना मुंह नीचे कर देता है और अपना हाथ मसल ही रहा होता है कि तभी कह देता है मीना मैं जल्दी ही तुम्हारे साइड में खड़ा होऊंगा। ये बात सुनकर मीना तो कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन उसके साथ वाले जो मेंबर्स होते हैं जैसे किकोरू इशिगावा और वो की सब उनके मुंह खोले के खुले रह जाते हैं और उसके साथ वाले भी जब उससे दूर हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिर तू ये क्या कह रहा है, सटक गई है क्या तेरी। कमांडर मीना को उनको रिस्पेक्ट दे। ये सुनकर मीना फिर मुंह नीचे करके कहती है कैफका ही बेनो तुम्हें एक सीनियर को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए और मुझे नाम से पुकारने के लिए मैं 100 पुशअप्स मारने की सजा देती हूँ। ये सुनकर कैफका कहता सॉरी मैं बगैर सोचे ही बोल पड़ा। मुझे ना कैफका पर फिर से
दबा के हंसता है और कहता है कमांडर ये सजा तो बहुत कम है, इसे तो और ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। ये बोल इसने अभी से कॉमेडी शुरू कर दी। लेकिन फिर हम देखते हैं मीना वहाँ से जाने लगती है। वो जैसे ही वो शीना के सामने से गुजरती है तो वो चुप हो जाता है और कहता है क्या वो हंस रही थी। और ग्रुप मेंबर शीना के पास आती है और कहती है तुम यही चाहता था ना कि ये यहाँ पर आए और तुम्हें हंसाए। वो कहता है हाँ बिल्कुल, ये कॉमेडी सेक्शन का ही था, इसीलिए मैंने इसे लिया। लेकिन फिर वो अपने मन में सोचता है और जो के एक हाफ है इसे यहाँ पर बुलाने की असल वजह का। हम देखते हैं कैफका अपनी सजा दे रहा होता है। शीना उसके पास आता है और सोचता है कैफका तुम बहुत ही मिस्टीरियस हो, अपने 0% कैपेबिलिटी के साथ भी इस टेस्ट में जिंदा रहे। लेकिन मैं तुम्हें सस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि जब मोस्टर 8 अपीयर हुआ और 9.8 की डिलीजेंस हुई तब उसी सेम टाइम पर तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स डिसअपीयर हो गए। तो मैं तुम्हें अपनी साइड पर रखूंगा ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं और मैं इस मामले की तह तक जाके रहूंगा। आखिर तुम्हारे स्माइल के पीछे क्या है। इचिगावा को जो ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके हाथ में गन होती है जिससे वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से चलाना सीख गया होता है। फिर हमें पता चलता है कि इचिगावा यहाँ पर शूटिंग ट्रेनिंग कर रहा है जो कि काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को मारने पर होती है। और जब उसकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो हमें पता चलता है उसने 2 मिनट 38 सेकंड में ये कंप्लीट की है और इसकी रिलीज फोर्स हो चुकी होती है 8% से 18%। लेकिन इचिगावा अपनी इतनी ज्यादा ग्रोथ से भी खुश नहीं होता और कहता है हम तो अपने सारे डेज ट्रेनिंग में ही गुजारे जा रहे हैं। शीना इचिगावा को देखकर कहता है इतनी ज्यादा ग्रोथ वो भी इतने कम समय में। लेकिन कोई इचिगावा से जेलस होता है और वो होता है इहारू जो कहता है उस इचिगावा ने दोबारा से इम्प्रूव किया। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि इहारू भी अपनी ट्रेनिंग खत्म कर चुका होता है और उसने इचिगावा से भी कम टाइम में खत्म की होती है और इसका टाइम लिमिट होती है 2 मिनट 15 सेकंड और इसकी रिलीज फोर्स हो चुकी होती है 20%। तो इहारू इचिगावा के पास आकर कहता है ठीक है ये मेरी जीत है, इतने ज्यादा कुकी मत होना। तो इचिगावा कहता है नहीं मैं नहीं हूँ। लेकिन फिर वो दोनों एक तरफ देखते हैं तो उन्हें नजर आती है किकोरू जिसकी रिलीज फोर्स हो चुकी होती है 55% और उसका टाइम लिमिट होती है 1 मिनट 16 सेकंड। और फिर वो उन दोनों से कहती है तुम्हें एक दूसरे से काइंडली बिहेव करना चाहिए क्योंकि मेरी रिलीज फोर्स तुम सबसे ज्यादा है। फिर हम देखते हैं हारुइची को जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है जैसे ही मैं अपने स्किल्स को पॉलिश करता हूँ ये मुझे रिमाइंड कराती है कि मैं कितना कमजोर हूँ। फिर तभी हमें किसी की आवाज आती है और वो होता है ओई जो कि हारुइची से कहता है मैं जल्द ही तुम्हारी फोर्स तक पहुँच जाऊंगा हारुइची। और हम देखते हैं उसकी टाइम लिमिट होती है 1 मिनट 59 सेकंड। हारुइची अपने मन में सोचता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से प्लीज। और फिर वो जब उसके बाद से गुजरता है तो कहता है मैं जल्द ही इसको ओवरराइड करूंगा जब मेरा टाइम आएगा ओई। और फिर हम देखते हैं ओई और हारुइची एक दूसरे को कम्पीट कर रहे होते हैं जबकि इहारू और इचिगावा एक दूसरे को, लेकिन किकोरू सबके ऊपर होती है और वो सबको कम्पीट कर रही होती है। ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हमें एक आवाज आती है यानी किसी और पर्सन की भी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो गई है और उसकी टाइम लिमिट होती है 6 मिनट और कुछ सेकंड और वो होता है कैफका जिसकी रिलीज फोर्स हो जाती है 1%। वो चिल्ला रहा होता है फाइनली मैंने ये कर दिखाया। और उसके बाद वो किकोरू को देखता है, किकोरू एकदम से डर जाती है और तभी वो उसके पास आकर उसको चिढ़ाने लगता है और कहता है मैंने 1% कर दिया किकोरू, तुमने देखा। किकोरू कहती है तुम मैंने चिल्ला क्यों रही हो क्योंकि मेरी रिलीज फोर्स 55% है। तभी कैफा को कोई आवाज लगाता है और वो होता है ओशीना। तो कैफा कहता है यस वाइस कमांडर। शीना कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाओगे। यह सुनकर कैफा की सारी खुशी उड़ जाती है। उसके बाद होशीना उन सबको लैब्स लगाने के लिए कहता है। सब लैब्स लगाने लगते हैं तो तभी वहाँ पर ग्लासेस वाली वही मेंबर आती है और वो होशीना से कहती है ये सब बहुत जल्दी ही ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। होशीना मन में सोचता है बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर नहीं भी होता तो ये खुद से कम्पैट करने लगते हैं जिससे ये और भी ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बाथटब का सीन जिसमें कैफा बैठा होता है और कह रहा होता है वाइस कैप्टन तो एक डेविल है जो हमसे ट्रेनिंग के बाद लैब्स करवाता है। देखते हैं इहारू के मसल्स इचिगावा से थोड़े से बड़े होते हैं तो इसी बात पर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो इची कहता है ये इडियट्स ये यहाँ भी शुरू हो गए। फिर तभी कैफका अपनी आर्म के मसल दिखाता है जो कि काफी अच्छे बने हुए होते हैं उसके इतने ज्यादा काम करने की वजह से। इहारू पहले तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है उसके मसल से, लेकिन जब उसकी बैली देखता है तो वो उस पर हंसने लगता है। वो सब ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर ओई आ जाता है जिसके मसल्स के साथ उसके 6 पैक भी होते हैं। तो यहाँ अगर पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है तो इहारू और इचिगावा दोनों छुप जाते हैं जैसे वो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहे थे। और हम कैफका देखते हैं वो भी छुप जाता है। लेकिन उसके बाद सभी बात का मजा लेने लगते हैं। बात का मजा लेते हुए इहारू कहना शुरू करता है कि बाय द वे तुम सब ने डिफेंसिव ट्रूप मेंबरशिप क्यों ज्वाइन की। मैंने तो ये सिर्फ कैप्टन अशीरो के लिए ज्वाइन की थी क्योंकि मिडिल हाई स्कूल की एज में उन्होंने मुझे एक बार बचाया था। फिर वो उनसे पूछता है आयुषी कहता है मेरे कुछ फैमिली इश्यूज हैं लेकिन मेरा गोल कैप्टन अशीरो ही है। कोई भी कहता है सेम है। और फिर हम देखते हैं कैफा को जो कि इचिगावा से कह रहा होता है अशीरो का यहाँ पर इम्प्रेशन तो काफी ज्यादा है, वो इस जनरेशन के हीरो है। और तभी इहारू पूछ लेता है कैफका से कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो कैफका शुरू करता है मैं और उसके बाद वो सब कुछ बता देता है। और जब कैफका सब कुछ बता रहा होता
है तो वो कहते हैं क्या कमांडर हशीरो मीना तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है? कैफा कहता है हाँ, और वो यहाँ से जाने लगता है। यारू सोच रहा होता है कि तुमने तो एक प्रोमिस भी किया हुआ है, लेकिन तभी कैफा को कोई पकड़ लेता है और वो होते हैं ओई और हारुइजी, और वो कैफा से कहते हैं यहीं पर गोल्ड मैन। और यारू कहता है चलो अब हमें डिटेल में सब कुछ बताओ, और फिर कैफा उनको शुरू से लेकर आगे तक सारी स्टोरी बता देता है। फिर हम देखते हैं किकोरू एक और लड़की को, और वो दोनों भी बात लेकर आ रही होती हैं। किकोरू कहती है वाह क्या नाइस बात था, लेकिन तभी उसे के सामने उसे काफी ज्यादा लोग दिखते हैं जिनको बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ गई होती है। तो वो जब उनमें से एक का टावल उठाकर देखती है तो वो गैकाई होता है, और वो कहता है हम कमांडर शिनोबिना के बारे में बात कर रहे थे और हम हीट अप हो गए। किकोरू कहती है मुझे पता था, बॉयज बहुत ही ज्यादा स्टूपिड होते हैं। उसके बाद हमें नाइट सीन देखने को मिलता है जिसमें हम देखते हैं सभी सो गए होते हैं, लेकिन इचिकावा के पास का बेड खाली होता है, यानी कैफका वहाँ से चला गया होता है। और फिर हम देखते हैं क्लास का सीन जिसमें कैफका मोस्टर के बारे में स्टडी कर रहा होता है, और उसे होशिना की बात भी याद आ रही होती है कि वो अगर ऐसा ही करता रहा तो 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। और तभी यहाँ पर होशिना भी रहता है जो कहता है तुम अभी तक स्टडी कर रहे हो? कैफका कहता है कमांडर हशीना आप यहाँ पर कर रहे हैं? तो कैफका थोड़ा सा सोच कर कहता है मैं यहाँ से फायर नहीं होना चाहता। होशिना कहता है क्या ये कमांडर शिरोमिना के लिए है? कैफका कहता है आखिर आपको ये कैसे पता है? तो होशिना कहता है मैंने तुम्हारी कंजर्वेशन सुनी थी जो तुम बात लेते हुए कर रहे थे। और ये कहते हुए वो बहुत ही स्केरी सा लुक देता है, लेकिन फिर कैफा कहता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी साइड पर रहूंगा और लड़ूंगा। जीना फिर से हंसते हुए कहता है तो मुझे लगता है तुम मेरी सीट के लिए एम कर रहे हो। कैफा पहले तो कहता है नो, लेकिन फिर कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा और इस इंटेंशन पर गौर करूंगा। अब होशिना को तो इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरी ही सीट लेने के लिए मोजी से अच्छे अल्फाज में बात कर रहा है तेरी तो। और वो कस के मारता है अपना हाथ टेबल के ऊपर जिससे कैफा डर जाता है, और वो कहता है ये मुकाबला ही से इसे ऑन करके हैं। फिर वो उसे चाबी देकर कहता है ये लो चाबी, और जाते हुए लाइट्स को ऑफ कर देना और 2 घंटे के बाद आ जाना। और फिर वो जाते हुए कहता है हाँ मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी सीट हैंड ओवर नहीं करूंगा, और जिससे कैफका को भी काफी मोटिवेशन मिलती है। फिर हम देखते हैं होशिना जा रहा होता है और कहता है लेकिन स्टडी से तुम्हारी बैटलफील्ड में होने वाली फाइट पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। अपने पहले मिशन पर तुम्हें अपनी पहली फाइट में अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है। और तभी एक सायरन बजने लगता है। ये सायरन एक अलर्ट सायरन है जो कि मॉन्स्टर के आने पर बजता है। देखते हैं बेडरूम में इचिकावा, यारू और दूसरे सब लोग भी उठने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसे होशिना कहता है ये लो तुम्हारा पहला मिशन भी आ गया। दोस्तों यहाँ शुरू होता है एपिसोड नंबर 10। हम देखते हैं होशिना और सभी सोल्जर्स एक ट्रक में बैठे होते हैं। होशिना कहता है ये मॉन्स्टर को खत्म करने का वक्त है, और फिर हम देखते हैं ऐसे ही कई और ट्रक भी जा रहे होते हैं, और हमें जोरों से आवाज आ रही होती है कि वो मॉन्स्टर शिनागामी में अपीयर हुआ है और वो नोज की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। फिर हम देखते हैं कैफका और किकोरू एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, और तभी हमें किकोरू का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें किकोरू कह रही होती है क्या तुमने एक मॉन्स्टर को खाया और खुद भी मॉन्स्टर बन गए? और फिर वो कहती है पुअर पीपल्स कुछ भी खा लेते हैं बगैर देखे और बगैर सोचे। वो कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने उसे खुद खाया था, वो मेरे अंदर चला गया था बस। जिगा उन दोनों से कह रहा होता है तुम दोनों की आवाजें बहुत ज्यादा लाउड है। फिर कैफा कहता है कि मुझे लगा कि मुझे डिफेंसिव फोर्स को बता देना चाहिए जो भी सब मेरे साथ हुआ। तो किकोरू कहती है मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि तुम्हें डिस्पोज ना भी किया जाए तो तुम्हें एंडलेस एक्सपेरिमेंट का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारा एक ट्रूप मेंबर बनने का सपना यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो शायद तुम्हें पता नहीं है कि ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स जिनको कोड नेम्स भी दे दिए जाते हैं उनके बॉडी पार्ट से बहुत से वेपन्स बनाए जाते हैं, और ये वर्स्ट केस है जो तुम्हारे साथ हो सकता है। ये सुनकर कैफका तो बुरी तरह से डर जाता है, और फिर कैफका बिल्कुल उसके पास जाकर रोना शुरू कर देता है कि प्लीज किसी को मत बताना, प्लीज किसी को मत बताना। तो वो कहती है तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो, तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो, ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे बचाया था इसलिए मैं अभी के लिए क्वाइट रखूंगी, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा बन चुके हो तो जो तुम्हें मारेगा वो मैं होंगी। इचिका वो उसकी ये बात सुनकर चौंक जाता है, लेकिन कैफा कहता है ठीक है मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि किकोरू कैफा को ही देख रही होती है। कैफा अपने मुंह से मास्क हटाता है और उसकी तरफ देखता है, और तभी उसका मुंह फूल जाता है, जो देखकर किकोरू सोचती है अब ये क्या बेवकूफी करने वाला है। और फिर हमें ट्रक के बाहर से आवाज आ रही होती वाइस कमांडर कैफा उल्टी करने वाला है। कैफा कहता है सॉरी मैंने ज्यादा ही खा लिया था कुछ। और फिर हम देखते हैं डिफेंसिव क्रॉप्स की बेस, जहाँ पर बहुत से ट्रक और कैंप्स लगे होते हैं। ये एक टेम्पोररी बेस होती है, और फिर हम देखते हैं उस बड़े से बेस मॉन्स्टर को जिसे सब्जुगेट करने के लिए ही ये सभी सोल्जर्स यहाँ पर आए होते हैं, और इसके बहुत से छोटे मॉन्स्टर्स इधर उधर घूम रहे होते हैं जिन्हें पहले मारना है। और हम देखते हैं यहाँ पर सोल्जर्स को कई ज्यादा प्लेटून में डिवाइड किया होता है, लेकिन मेन 2 प्लेटून होते हैं होशिना प्लेटून और इकारुगा प्लेटून। फिर होशिना कहता है मैं
आज का ऑपरेशन अनाउंस करता हूँ। हमें टारगेट को जल्दी से जल्दी मारना है, इससे पहले कि वो अपने प्रोलाइफेशन फेज में दाखिल होते ही ग्राउंड से इमर्ज हो। कमांडर अशीरो मीना बेस मोटर के साथ खुद ही डील कर लेंगी। हमारा काम यहाँ पर इन सब बनने वाले आफ्टर बीस्ट को रोकना है, जो कि इन नंबरेबल हैं और बनी जा रहे हैं। उसके बाद हमें एक मैप दिखाया जाता है और हमें एक आवाज आती है जो कि कह रही होती है ये एक मैप है जिस पर जो लोकेशन बनी हुई है वहाँ पर मोस्टर सब्जुगेशन बहुत ज्यादा आसान होगी। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें इन आफ्टर बीस्ट को इस जोन से बाहर नहीं जाने देना। ये एक इम्पोर्टेंट जॉब है जो कि तय करेगी कि तुम हारोगे या जीतोगे। और हाँ, जिन प्लेटून्स में न्यू बाइज है उनको पीछे रखा गया है क्योंकि वो है आउटलाइन, ताकि जो मोस्टर्स आफ्टर बीस्ट है वो भाग ना सके। इसके बाद होशिना पूछता है कोई क्वेश्चन है किसी का? तो चलो शुरू करते हैं अपना ये मिशन। ये मैटर नहीं करता कि तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड पे कैसे ट्रेनिंग की थी, तुम जो अब करोगे वो ही मैटर करेगा। अपनी पावर को फील्ड पर दिखाओ। तुम फ्लड लाइन्स। ये सुनकर सब जोश में जाते हैं और कहने लगते हैं ओ। उसके बाद होशिना कहता है तो ठीक है फिर सेवर हो जाओ। और उसके बाद हम इशिकावा को देखते हैं जो कि कैफका से कह रहा होता है हिबोनी यही है तुम्हारा चांस, तुम्हें यहीं पर दिखाना है। कैफका भी उस बात को याद करता है जो उससे हसीना ने कही थी और फिर कहता है मुझे एक अच्छी जॉब करनी ही होगी, नहीं तो मैं फायर हो जाऊंगा और मेरे पास कोई और चांस भी नहीं है। और वो कैफका को ही देख रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि अब ये कोई बेवकूफी करने ही वाला है। और फिर कैफा कहता है मैं नर्वस हूँ और मैंने रेस्ट भी कम किया है, मुझ पर बहुत से प्रेशर है, लेकिन एक अलग ही फीलिंग है जो है एक्साइटमेंट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने पहले मिशन पर। जो कि सुनकर इचिगावा भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये अब क्या कह रहा है, लेकिन फिर वो हंसने लगता है और सोचता है ऑफ कोर्स यही तो वो जॉब है जो वो हमेशा से करना चाहता था, तो अब इसीलिए वो एक्साइटेड है। उसके बाद हमें कंट्रोल रूम से आवाज आती है कि पॉइंट ई पर आफ्टर बीस्ट इन्वेजन कर रहे हैं, तो जो भी सोल्जर्स हैं वहाँ पर वो जल्दी से उन्हें सब्जुगेट कर दें। उसके बाद क्या कहता है चलो किकोरू चलते हैं। इसके बाद वो चलने लगते हैं, लेकिन जब वो जंप करते हैं तो कैफका पीछे ही रह जाता है क्योंकि कैफका से जंप होता ही नहीं है। लेकिन अभी भी वो सीनियर्स की तरह ऑर्डर दे रहा होता है जैसे वही यहाँ पर सीनियर है। वो इसके बाद हम देखते हैं एक आफ्टर बीस्ट को जो कि बिल्कुल बेस मोटर की तरह ही लग रहा होता है और वो सब सोल्जर्स उसे मारने यानी सब्जुगेट करने जा रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं होशिना को जो कि खड़ा होता है और बोल रहा होता है तो डिबेट बैटल शुरू हो चुका है, सबसे पहले जाओ और अपने सीनियर्स की मदद करो। उसके बाद हम देखते हैं कैफा को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है ये शुरू हो गया है, ये एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अब ये शुरू हो गया है, ये सूट अब मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद उसके सूट में से पावर निकलने लगती है और वो कहता है फोर्स रिलीज्ड। वो लग रहा होता है कि अब वो उस मॉन्स्टर को मार सकता है और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर से खाकर दूर से आगे गिरता है। किकोरू कहती है तुम बेवकूफ, तुम्हें फ्रंट से हमला नहीं करना चाहिए था, तुम जितने भी ताकतवर हो अभी 1% पर ही हो। और फिर उनके ही प्लेटून का एक मेंबर कहने लगता है कि हमें न्यू बाइज को बेबी सिट क्यों करना पड़ता है, ये पीछे रहकर देख भी तो सकते हैं। के बाद वो कहने लगता है तुम सब सुनो, जब तक हमें फ्रंट लाइन से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें नहीं पता कि एनिमी के वाइटल ऑर्गन्स कहाँ पर हैं। तो फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मोस्टर रहता है, लेकिन तभी कोई कहता है रोजर दैट और उस मोस्टर के 2 हिस्सों पर हमला कर देता है जिससे वो मोस्टर मर जाता है। वो सीनियर देखता ही रह जाता है जबकि वो पर्सन जिसने उसे मारा होता है वो आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं वो किकोरू ही होती है और वो उसे कहती है मैं केयरफुली उन सभी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगी जो कि वाइटल हो सकते हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं उस मोस्टर के सभी ऑर्गन्स जो कि वाइटल हो सकते थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। वो जो किकोरू नहीं किए होते हैं, वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है ये किसी ऐसे की बात नहीं है जिसने अभी 2 महीने पहले ज्वाइन किया हो, ये है किकोरू शिनोमिया। अभी किकोरू को कोई आवाज लगाता है और वो होता है कैफका जो कि नीचे पड़ा हुआ होता है पत्थरों के और वो कह रहा होता है नाइस। फिर उसको देखकर अपना मुंह ही मोड़ लेती है और वो कहती है ओब्वियसली ये मैं हूँ इसलिए। और फिर हम देखते हैं वो सीनियर भी उस मोटर पर अटैक करने लग जाता है। 3 शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है इकारू का प्लेटून का सीन जिसमें इचिगावा और यारू होते हैं। हम देखते हैं यारू शूट कर रहा होता है और उसने एक मोस्टर को कुछ ही वारों में ढेर कर दिया होता है। प्लेटून लीडर इकारू का कहता है बहुत अच्छा यारू, लेकिन यारू को तो शो अप करना था इसलिए वो इचिगावा को बुलाता है और कहता है देखा तुमने ये, और पीछे मुड़कर जब देखता है तो इशिगावा ने भी एक मोस्टर को मार दिया होता है लेकिन उसने उसे फ्रीज कर दिया होता है, जो देखकर यारू चौंक जाता है। और उसके बाद वो इशिगावा से पूछता है क्या ये तुमने खुद से किया है इशिगावा? इशिगावा भी उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है और कहता है यस। तो सुनकर यारू परेशान हो जाता है कि आखिर इसने इसे फ्रीज कैसे कर दिया। उसके बाद इशिगावा अपनी गन में से एक बुलेट निकालता है। इशिगावा कहता है मैंने ब्लास्टिंग बुलेट को फ्रीजिंग बुलेट से बदल दिया था, इसलिए हम मोस्टर को पहले फ्रीज करेंगे ताकि वो मूवमेंट रोक दे और फिर हम उसे मार सकते हैं। तो
ब्लास्टिंग बुलेट में ब्लास्ट करने की क्षमता होती है और फ्रीजिंग बुलेट में फ्रीज करने की। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन ब्लास्टिंग बुलेट को आफ्टर बीट से जो कि मॉन्स्टर के मरने के बाद आता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो फ्रीजिंग बुलेट होती है उसे मॉन्स्टर से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी का वो कहता है अब मुझे इसकी आदत हो रही है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे और स्ट्रॉन्ग होना है। हारू ये सुनकर सोचता है आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद हमें इशिकावा के मन की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कह रहा होता है मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि कैफा को अपने उस रूप में बदलना न पड़े। और हम एक और प्लेटून का सीन देखते हैं जिसमें भी सीनियर्स कह रहे होते हैं इस साल के न्यू बाइस को होका गया है, ये इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। और हम देखते हैं हारुइची और ओई को जो कि इस प्लेटून में नौसिखिए होते हैं। प्लेटून की लीडर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है नकुना, और वो कहती है मैंने सुना था कि इस साल के न्यू बाय बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये इस लेवल के होंगे मैंने सोचा नहीं था। और फिर हम उन दोनों को देखते हैं यानी हारुइची और ओई को। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई उनके बारे में क्या कह रहा है, वो एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन कर रहे होते हैं। मुझे लगता है मुझे ऑफिशियली इन्हें अपने प्लेटून में ही रखना चाहिए। एक तो इनमें थोड़ा सा वाइल्ड टाइप का है और दूसरा काफी एलिगेंट है। फिर वो कहती है अगर हम इन्हें पिछले साल के न्यू बाय से कंपेयर करें तो इनकी रिलीज फोर्स बहुत ज्यादा है। तो फिर हम पिछले साल के न्यू बाय को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा होते हैं और एक ही मॉन्स्टर के पीछे लगे होते हैं, उसको भी वो सही तरह से वहां नहीं पा रहे होते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैफा जो कि और खड़ा होता है। वो सोचता है मॉन्स्टर को डिफीट करने की रिपोर्ट्स एक के बाद एक आ रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि सब बेस्ट कर रहे हैं और मैं सिर्फ एक बर्डन हूँ। क्या यहाँ पर कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। क्या वो कहता है लेकिन अगर मैं पहले के बारे में सोचूं। और फिर वो याद करता है जब उस सीनियर सोल्जर ने उससे कहा था कि हमें अभी तक पता नहीं है कि मॉन्स्टर के वाइटल ऑर्गन्स कहाँ पर हैं। वो मॉन्स्टर की तरफ देखता है जो कि मर चुका होता है और फिर वो अपने मुंह पर स्लैप करता है और ये करने के बाद वो सोचता है मुझे अपना वेपन यूज करना चाहिए। और फिर जब कुछ सीनियर्स उसकी तरफ देखते हैं तो कहते हैं अरे ये क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कैफका एक नाइफ के साथ उस मॉन्स्टर की चीर फाड़ कर रहा होता है। कैफका उसे चीरते हुए कहता है सूट का बहुत शुक्रिया है कि मैं अब इसे आसानी से फाड़ पा रहा हूँ। और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर के स्ट्रक्चर को देखते हुए कहता है ये स्ट्रक्चर तो एक फंगस मॉन्स्टर के टाइप ही जैसा है, लेकिन इसका कोर जो कि वाइटल ऑर्गन है वो यहाँ पर नहीं है जहाँ पर उसे होना चाहिए। कैफका अपने नाइफ से थोड़ा सा आगे भी सर्च करता है और कहता है उसे यहीं होना चाहिए और फिर उसे वो मिल ही जाता है। फिर वो कमांडर होशिना को रिपोर्ट करता है वाइस कमांडर होशिना मैंने कोर की लोकेशन का पता चला लिया है। होशिना कहता है क्या। फिर कैफका इसे एक्सप्लेन करता है और कहता है इस मॉन्स्टर का कोर इसके नेक की बेस में है जहाँ पर इसे हार्ड फाइबर ने घेरा हुआ है। तो जो ट्रू मेंबर थोड़ी रिलीज फोर्स रखते हैं उनको साइड से अटैक करना चाहिए ताकि अटैक और भी ज्यादा ऑफेंसिव हो। फिर क्या कहता है लेकिन हाँ एक और बात जो कि काफी इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो आफ्टर बीस्ट होगा उसमें भी प्रो लाइब्रेशन ऑर्गन्स होंगे। तो दोस्तों प्रो लाइब्रेशन ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो फैल सकते हैं। उसके बाद होशिना कैफका से कहता है कैफका वेल डन, और वो ग्लासेस वाली मेंबर सभी ट्रू मेंबर्स को ये इन्फॉर्मेशन पास कर देती है। फिर होशिना कैफका से कहता है तुम्हारी डेली स्टडी ने तुम्हें इस काबिल बनाया है, लेकिन तुम्हारी प्रीवियस जॉब भी काफी असर रखती है। होशिना की ये बातें सुनने के बाद कैफका अपने बंद को जोर से बंद करता है और सोचता है आखिरकार मैं थोड़ा सा यूजफुल हो गया डिफेंसिव फोर्स के लिए और मैं अपनी एबिलिटी के साथ कुछ भी करूंगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तभी कैफका को एक धमाके की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है फिर उसके माइक्रोफोन में से होशिना की आवाज आती है और कहता है लगता है उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। कैफका ध्यान से देखो। और हम फिर एक बिल्डिंग पर किसी को खड़ा हुआ देखते हैं और वो होती है 3rd डिवीजन की कमांडर अशीरो मीना जिसके पास एक बहुत बड़ी गन होती है और फिर वो शूट कर देती है उस बेस मॉन्स्टर पर। होशिना अपनी बात पूरी करते हुए कहता है उस पर्सन की ताकत जिसके तुम साथ खड़ा होना चाहते हो। कैफका भी ये देखकर बहुत चौंक जाता है पर वो अटैक हो गया था। हमें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि कह रही होती हैं मॉन्स्टर को टारगेट करने के लिए लोकेशन का पता चल गया है, उनकी 4 लाइन पर अटैक करने के लिए कंसंट्रेट करो। ये सब उन सोल्जर्स की आवाजें होती हैं। और फिर हम देखते हैं 3rd डिवीजन की कमांडर अशीरो मीना को जो कह रही होती है 3rd बुलेट की लोडिंग कम्प्लीट हो गई है। उसके हेडबैंड में से आवाज आती है फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसकी नजर कैफका पर पड़ती है और उससे अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है जब उन दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगाई थी कि देखते हैं कौन सबसे कूल क्रू मेंबर बनेगा। और अब प्रेजेंट में वो कह रही होती है कैफका ये है मेरी करंट पावर और उसकी रिलीज फोर्स होती है 96% और वो एक और अटैक छोड़ देती है जो कि बेस मॉन्स्टर की बिल्कुल साइड में लगता है। और उसके बाद जो होता है उसे देखकर किकोरो और इचिकावा तो बस चौंकते हैं, लेकिन कैफका की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो बेस मॉन्स्टर मुंह के बल नीचे गिरता है। फिर हमें कंट्रोल रूम से कुछ आवाज आती हैं जो कि होती हैं उस बेस मॉन्स्टर के लाइफ सिग्नल ड्रॉप होते जा रहे हैं, लेकिन मीना फिर भी नहीं रुकती। वो कहती है फोर्थ बुलेट को रोड करो और उसके बाद वो उसे भी शूट कर देती है। फिर कंट्रोल रूम से आवाज आती है बेस मॉन्स्टर डिफीट हो चुका है, लेकिन मीना अभी भी नहीं रुकती क्योंकि उसे मॉन्स्टर्स पर बचपन से ही बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और वो कहती है फिफ्थ बुलेट को भी लोड करो। आगे से आवाज आती है कि बेस मॉन्स्टर तो डिफीट हो चुका है, लेकिन वो कहती है करो, और वो उस मॉन्स्टर को फिर से शूट कर देती है। कैफका भी उसे देख रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है ये तो सच में नेक्स्ट लेवल की है। और फिर हम देखते हैं कोई उसके पीछे आता है और वो होता है होशिना जो उससे कह रहा होता है, और वो उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें
तुम्हें अभी से गिव अप करने का मन तो नहीं कर रहा? कैफका का उसे देखकर ये रिएक्शन होता है, अरे ये कहाँ से आ गया। लेकिन होशिना ब्रिज से कहता है अगर तुम्हें उसके साथ खड़े होना है तो तुम्हें उसके करीब पावर लेवल को लेके जाना होगा। फिर कैफका उसे गुस्से से कहता है कि जब आप ये कह रहे हैं कमांडर होशिना तो क्या आपके पास इतना बड़ा पावर लेवल है? क्योंकि कैफका को लग रहा होता है ये कर ही नहीं सकते। फिर होशिना भी आगे से हंसते हुए कह देता है इम्पॉसिबल। कैफका उस पर चिल्लाता है तुम नहीं कर सकते। होशिना उसको समझाता है कि मेरी रिलीज फोर्स शूटिंग वेपन्स के लिए कम है। लेकिन फिर तभी होशिना के पीछे से एक मोस्टर उसको मारने के लिए बढ़ता है और तभी उस मोस्टर का स्ट्रक्चर में 2 लाइन्स आ जाती हैं और ये इसलिए होती हैं क्योंकि होशिना ने अभी कुछ किया है, क्योंकि उसके हाथ उसकी बैक पर किसी चीज पर होते हैं। वो अपनी बात पूरी करता है और कहता है जब छोटे वेपन्स की बात आती है तो मैं उनमें बेस्ट हूँ। और सेम टाइम पर उसके पीछे वाला मोस्टर 4 हिस्सों में कट जाता है। कैफका उसको देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कटानास ये तो बहुत ज्यादा तेज था, मैं कुछ देख भी नहीं पाया। और वो चीज जो होशिना के बैक पर होती है वो और कुछ नहीं बल्कि कटानास होती है। और वो उन्हें अंदर रखते हुए बताता है कि मेरी फैमिली एक क्लैन है जो कि मोस्टर सब्जुगेटर्स का है, मोमोराची पीरियड से ही, जो कि काफी पुराना पीरियड है, तो इसलिए मैं इन्हें ज्यादा अच्छी तरह से यूज कर सकता हूँ। फिर कैफका सोचता है तो इसलिए कमांडर और वाइस कमांडर ट्रूप मेंबर सबसे ऊंची क्लासेस होती हैं, उन्हें जो इंडिविजुअली बेहतर लगता है वो वही लेते हैं। फिर होशिना के माइक्रोफोन से आवाज आती है कि बेस मोस्टर गिर चुका है और ये आवाज होती है कमांडर मीना की। फिर होशिना कहता है अब बातें बंद, हमारा काम अब शुरू होने वाला है। कैफका कहता है लेकिन मीना ने तो कहा कि उसने बेस मोस्टर को हरा दिया है। होशिना कहता है कि मैंने ये पहले नहीं बताया था कि असली प्रॉब्लम है बेस मोस्टर के बाद बनने वाली हार्मलेस आफ्टर बीस्ट। हम देखते हैं जैसे वो ये कह रहा होता है मोस्टर के ऑर्गन हरकत करना शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कमांडर मीना को जो भी कह रही होती है जैसा मुझे लगा ही था कि वो बाद में तबाही मचाते हुए बाहर निकलेंगे। और फिर हम देखते हैं बहुत ज्यादा आफ्टर बीस्ट को जो कि उस बेस मोस्टर में से निकल रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं होशिना माइक्रोफोन में सबसे कहता है ऑलराइट एवरीबॉडी, हमें बस इसको पीसना है और हम घर जाके अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। कोई ट्रूप मेंबर्स कहते हैं ये तो ऐसे कह रहा है जैसे बहुत आसान हो। हारुइची कहता है हमें इन्हें पीसना है। फिर उसे कोई सीनियर आवाज कहता है और कहता है न्यू बॉय तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या थक गए हो? लगता है तुम्हारा स्टेमिना अभी भी बहुत कम है। तो सब सीनियर्स इन नौसिखियों को दिखा दो कि रिलीज फोर्स सब कुछ नहीं होती बैटल फील्ड में। अभी वहाँ प्लेटून लीडर नकानो आ जाती है और वो ओई और हारुइची से कहती है हे तुम दोनों अगर तुम लोग थक गए हो तो तुम लोग बैठ सकते हो, मैं ये खुद संभाल सकती हूँ। ओई और हारुइची दोनों को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं ऑब्वियसली हम जाएंगे। दिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कंट्रोल रूम में बैठी उस ग्लासेस वाली ट्रूप मेंबर को जो कि कह रही होती है कि सभी न्यू बॉयज थक गए हैं, ये फर्स्ट मिशन के लिए काफी हैवी सब्जुगेशन है, लेकिन ये अगर इसे बर्दाश्त ना कर सके तो ये इवोल्व नहीं हो सकेंगे। उसके बाद होशिना माइक्रोफोन में ही उन सबसे कहने लगता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रू मेंबर ज्वाइन कर लेते हैं और फिर 20 से 30% जब रिलीज फोर्स हो जाती है तो अपने कैरियर को ऐड कर देते हैं और ट्रू मेंबर बने रहते हैं। लेकिन कुछ लोग इस रुकावट को दूर कर देते हैं और कमांडर क्लास तक चले जाते हैं। इस साल के न्यू बॉयज में सिर्फ किकोरू शिनोमोया ने ही अपने रुकावट को पार किया था, लेकिन मैं एक और बंदे में भी ये काबिलियत देख सकता हूँ जो कि है लिनो इचिगावा। सेम टाइम पर हम इचिगावा को देखते हैं जो कि लड़ाई में काफी थक गया होता है और हाँफ रहा होता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि उसके साथ इहारू भी है जो कि उससे भी ज्यादा थक गया है क्योंकि वो अपना मांस निकाल कर हाँफ रहा है। वो अपने मन में सोचता है कि मैं हाई स्कूल में इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता था ताकि अपने मसल बना सकूं, लेकिन अब मैं इस जिगावा के साथ लड़ भी नहीं पा रहा हूं। और फिर उन्हें आवाज आती है कि इस हिस्से में भी मोस्टर इन्वेजन कर रहे हैं। तो इचिगावा कहता है हमें जल्दी से फ्रंट लाइन की तरफ चलना चाहिए। और जैसे ही वो फ्रंट लाइन की तरफ जाने लगते हैं उन्हें एक आदमी बैठा दिखाई देता है जो कि उन मोस्टर्स की चीर फाड़ कर रहा होता है। तो दोस्तों ये वही मिस्टीरियस सा मोस्टर है जो कि इंसानी रूप में आया हुआ है। जिन्होंने पिछले एपिसोड देखे होंगे उनको पता होगा। वो ये कह रहा होता है इसके भी प्रोलाइबरेटिव ऑर्गन जो मैंने इसके अंदर डाले थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, किन कैसे? आखिर यहाँ कोई ऐसा ट्रू मेंबर है जो कि मोस्टर के बारे में बहुत ज्यादा जानता है। तो फिर वो बहुत ही डरावने अंदाज में पीछे मुड़कर देता है। इशिकावा और इहारू से पूछता है क्या तुम कुछ जानते हो? जो देखकर इशिकावा तो यही सोच रहा होता है कि एक मोस्टर डिस्पोजल वाला यहाँ का कर रहा है। मोस्टर वीपर की टीम को देखते हैं जो कि अपनी वैन पर बैठे हुए दूर से उस बेस मोस्टर को देख रहे होते हैं और जो देख रहा होता है वो कहता है बेस मोस्टर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके साथ वाला बंदा कहता है क्या तुम्हें कैफका और इशिकावा कहीं नजर आ रहे हैं? वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उन्हें देख पाऊँ, यहाँ तो बहुत से सोल्जर्स और बहुत से मोस्टर हैं। अभी उनका मैनेजर उनके पास आता है और कहता है क्या तुमने उस नए बंदे को देखा है? तो वो बंदा कहता है शायद वो दोबारा से कहीं बाथरूम में न चला गया हो। तो वैसे ये लोग उसी मोस्टर की बात कर रहे हैं जो इनके अंदर छुपा हुआ है। और हमें तो पता है कि वो इचिगावा और इहारू के साथ है। तीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इचिगावा को जो कि सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर एक मोस्टर डिस्पोजल वाला क्यों है। हम देखते हैं वो बंदा उस मोस्टर की अभी भी चीर फाड़ कर रहा होता है और कह रहा होता है अरे यार मैंने उन्हें यही तो रखा था, मैं प्लान कर रहा था कि मैं उसे आफ्टर बीच में डालूंगा और वो
स्पिरिट होगा और वो ज्यादा तबाही मचाएगा। क्या मुझे उसे दोबारा से बनना चाहिए? नहीं, मेरी भी एक लिमिट है और ये मुझे बहुत ज्यादा थका देता है। इचिगावा सोचता है आखिर ये बंदा क्या कह रहा है, कुछ तो है जो अजीब है। फिर यार उस बंदे को बुलाता है और कहता है ए तुम। वो मॉन्स्टर जब पीछे मुड़ता है तो एक साइलेंट किलर के जैसा लुक देता है। ये अभी भी डेंजरस है तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए जब तक तुम्हें कुछ क्वार्टर्स नहीं मिलते। वो मॉन्स्टर कुछ नहीं कहता बल्कि उसकी तरफ फिंगर कर देता है। पर जब वो ऐसा कर रहा होता है तो काफी स्केरी सा लुक देता है। यारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हैं उसकी उंगली एक ही दम फूल जाती है। इचिगावा चिल्लाता है यारू पीछे हटो, और यारू जैसे ही पीछे देखता है उसके चेस्ट में एक होल हो जाता है और खून ही खून निकल रहा होता है। लेकिन ये अटैक लगने की उसे भनक भी नहीं लगी होती और वो बंदा कहने लगता है मैं इस बॉडी में सही से निशाना नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा निशाना हार्ड था और मैंने उसे मिस कर दिया। के बाद यारू दर्द से कराहने लग जाता है। इचिगावा जल्दी से आकर यारू को पकड़ता है और कहता है यारू फर्स्ट एड टेक्निक का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी ब्लीडिंग रुक जाए। उसके बाद यारू कहने लगता है आखिर इस बंदे के साथ मसला क्या है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है एक मॉन्स्टर में। इचिगावा सोचता है ये तो एक मॉन्स्टर है लेकिन इसकी ह्यूमनॉइड टाइप कैफ्का से अलग है। और फिर जब वो मॉन्स्टर अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है तो यारू तो उसे देखकर चौंक जाता है। लेकिन इचिगावा कहता है ये तो वही मॉन्स्टर है जो कि एग्जाम वीनियो में अपीयर हुआ था। यारू भी कहता है ये तो वही है जिसने शिनोमिया को भी हरा दिया था। इचिगावा कहता है बिल्कुल। और उसके बाद वो मॉन्स्टर कहने लगता है यहाँ से खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम में से एक जिंदा ट्रू मेंबर को ले जाऊंगा अपने साथ। तो सुनकर उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इन फिर इचिगावा उनके प्लेटून लीडर इकारुगा से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है और मदद भेजने को कहता है लेकिन आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। के बाद वो मॉन्स्टर कहने लगता है मैंने इसका पहले से ही इंतजाम कर लिया था। हम ऐसी स्पेस में हैं जहाँ पर ये रेडियो काम नहीं करते, हमारे कम्युनिकेशन रेडियोस। फिर वो बताता है मैं इस दुनिया में इंसानों में घुसने के लिए आया था लेकिन मैं इसे हंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपने उंगली को इचिगावा की तरफ करता है और फिर इचिगावा अपने मन में सोचता है अब ये आ रहा है और वो साइड में हो जाता है। लेकिन फिर भी उससे वो शूट लग जाता है लेकिन वो उसकी पेट की साइड में लगा होता है। यारू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि वो तो इसको देख भी नहीं पाया था। लेकिन इचिगावा ने इसे डोज करने की कोशिश की लेकिन हम देखते हैं वो मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकता बल्कि एक और बार अटैक कर देता है। इचिगावा फिर से डोज करने की कोशिश करता है और इस बार वो ज्यादा अच्छी तरीके से करता है लेकिन फिर भी वो अटैक उसकी टांग पर लग जाता है और जिससे इचिगावा की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर बैठ जाता है। वो मॉन्स्टर से देखकर कहने लगता है मेरा टारगेट तो बहुत ज्यादा खराब है। हम देखते हैं इचिगावा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो हाँफ भी रहा होता है और उसके साथ साथ वो सोच भी रहा होता है कि ये तो बहुत आसानी से सूट के आर पार चला जा रहा है। लेकिन और तभी वो मॉन्स्टर आगे से बोलने लगता है तुम तो इसे देखने के काबिल हो। कि जब इचिगावा ने मॉन्स्टर के 2 अटैक्स को डोज किया तो वो अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में था और इसमें उसके अटैक और भी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। उसके बाद हम इचिगावा को देखते हैं जो कि अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा रिकवर भी हो गया होता है पिछले अटैक से। यारू मॉन्स्टर की बात सुनकर सोच रहा होता है क्या सच में ये देख पा रहा है। के बाद हम इचिगावा का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें किकोरू से कह रही होती है कि मैं तुम्हें भी बताती हूँ कि वो मॉन्स्टर किस तरह अटैक करता है ताकि अगर तुम कभी भी उस मॉन्स्टर के सामने जाओ तो तुम्हें उसके अटैक्स के बारे में कुछ पता हो। और वो उसे बताती है कि तुम्हें अपना सारा फोकस और इंटेंशन उसकी फिंगर टिप पे रखना है क्योंकि अटैक को करने से पहले एक छोटी सी प्रिपरेशन होती है। और फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर दोबारा से इचिगावा पर हमला करने जा रहा होता है लेकिन इस बार इचिगावा उसकी फिंगर पर बहुत ज्यादा फोकस करता है और वो देख लेता है उस प्रिपरेशन को जो कि उसके अटैक से पहले होती है और आखिरकार वो उसे डोज कर देता है। और वो ऐसा करते हुए अपने मन में सोचता है मैं इसे डोज कर सकता हूँ। हारू भी चिल्लाता है उसने डोज कर लिया। वो मॉन्स्टर कहता है जैसा कि मैंने सोचा था। लेकिन तभी उस पर कोई शूट कर देता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं इचिगावा होता है जिसने उसके मुंह पर शूट किया था लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया। और तभी इचिगावा यारू से कहता है यारू यहाँ से चले जाओ और जाते ही मदद के लिए कॉल करना। के बाद यारू कहता है आखिर क्यों तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे इचिगावा। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से यारू पर अटैक कर देता है और यारू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। फिर तभी इचिगावा साइड से आकर यारू को बचा लेता है और फिर वो यारू के आगे आकर खड़ा हो जाता है। जिसे हमें बाद में पता चलता है कि यारू के शोल्डर पर वो अटैक थोड़ा सा लग गया था जिससे उसका शोल्डर भी जख्मी हो जाता है। इचिगावा फिर उससे कहता है यारू प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे डर है कि किकोरू भी इसके सामने टिक नहीं पाई थी तो मेरा तो कोई चांस नहीं है।
और फिर इहारो भी वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें इचिगावा के मन की आवाज सुनाई देती है, मैं कोई कमांडर नहीं बनना चाहता था, मैं बस एक ट्रूप मेंबर बनना चाहता था जो कि उसकी तरह हो। और फिर वो उस वक्त को याद करता है जब उसे कैप्का ने बचाया था, बिल्कुल इहारो की तरह जैसे इचिगावा ने इहारो को बचाया। और फिर वो सोचता है ऐसा बंदा जो कि अपने कॉमरेड्स के लिए अपनी लाइफ को भी दांव पर लगा दे। इचिगावा को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इहारो के बचकर भागने के लिए कुछ टाइम को बचाना होगा। और फिर हम देखते हैं इचिगावा उस मॉन्स्टर पर लगातार शूट कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे बच भी रहा होता है और उस पर अटैक भी कर रहा होता है। और सेम टाइम पर इचिगावा भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होता है, वो भी अटैक और डिफेंस एक ही टाइम पर कर रहा होता है। इहारो इचिगावा को ऐसे लड़ता हुआ देख सोच रहा होता है ये इचिगावा उस इचिगावा से बिल्कुल डिफरेंट है जो मैंने कल देखा था। और तभी उनकी लड़ाई में से एक अटैक आकर इहारो की टांगों के दरमियान में लगता है, जिससे इहारो काफी डर जाता है और बचकर भागने लगता है। लेकिन उसको यह फीलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती, क्योंकि वो इचिगावा के कहने पर मैदान छोड़कर भाग रहा होता है। फिर हम इहारो का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें होशिना उनसे कह रहा होता है कि जब तुम्हारी रिलीज फोर्स 20 से 30% हो जाती है तब तुम्हारे रास्ते में एक रुकावट आती है जिससे बहुत कम लोग गुजर पाते हैं, और जो लोग गुजर जाते हैं कमांडर क्लास तक चले जाते हैं। इहारो अपने मन में सोच रहा होता है कि 20% से मैंने भी 2 हफ्तों से ग्रो नहीं किया है। और फिर वो अपने मन में सोचता है मैंने उस दिन से जब कमांडर अशीरो मीना ने मुझे बचाया था तब से लेकर आज तक स्ट्रॉन्ग ही बनना चाहा है, और अब भी तुमने मुझे बहुत आसानी से सरपास कर दिया इचिगावा। और फिर इहारो चिल्लाता है मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और फिर हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर इचिगावा के बिल्कुल साइड में आ जाता है। इचिगावा को भनक भी नहीं लगी होती कि कब ये मॉन्स्टर मेरे साइड में आ गया, और अब वो उस मॉन्स्टर को अपने सामने खड़ा हुआ देख बहुत ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर भी अचानक बहुत ज्यादा बड़ा हो गया होता है। और वो यही नहीं रुकता बल्कि अपने 2 हाथ और निकाल लेता है, और उन हाथों से भी वो अपनी सभी उंगलियों पर वो अटैक बना लेता है। और अब वो इचिगावा से कह रहा होता है तुम इसके बारे में तो नहीं जानते होगे, क्योंकि इसने ये अटैक किकोरू के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। इसको देखकर इचिगावा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई होती है, और तभी वो मॉन्स्टर अपना अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर इहारो एक हीरो की तरह एंट्री करता है और इचिगावा को बचा लेता है। और इस वक्त इन दोनों के कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, और फिर इहारो और इचिगावा उस मॉन्स्टर से थोड़ा सा दूर गिर जाते हैं। और वो मॉन्स्टर कह रहा होता है ओ, क्योंकि उसे लगा था इहारो यहाँ से भाग चुका होगा। लेकिन फिर जब इचिगावा देखता है तो इहारो की बॉडी में से ब्लीडिंग हो रही होती है, क्योंकि 1 या 2 अटैक उसे लग गए होते हैं। इचिगावा इहारो से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए। तो इहारो इस पर अपनी उस बात को एक्सप्लेन करने लगता है जब उसने कहा था मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो उसका मतलब इचिगावा से नहीं था, वो अपने आप को पसंद नहीं करता, क्योंकि इहारो सोचता है कि वही है जो कि हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है, और वो पहले से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और अब इहारो हंसते हुए उससे कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा बेवकूफ। उसके बाद इहारो गिरने लगता है, लेकिन इचिगावा इहारो को पकड़ लेता है और कहता है इहारो। और तभी वो मॉन्स्टर बोलता है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा आखिर तुम वापस क्यों आए। तो इहारो कहता है मैंने एक फ्लेयर बाहर भेज दिया है। तो वो मॉन्स्टर कहने लगता है ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि चाहे कोई चीज हो या फिर कोई जिंदा इंसान, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इचिगावा अपने मन में सोचता है नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर इहारो उसे बताने लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं वर्स्ट कंडीशंस के लिए। लेकिन फिर वो जख्मी हालत में बोलता है कि चलो इसे मारते हैं इचिगावा। इचिगावा इस बात पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और उसके बाद इहारो कहने लगता है मेरी हालत हालांकि बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक ओपनिंग दे दूंगा, तो तुम अपने उस शॉट में अपनी पूरी पावर लगा देना। और फिर इचिगावा भी उसकी बात मान लेता है और कहता है गॉट इट, और वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इहारो कहता है चलो इचिगावा उस मॉन्स्टर की तरफ भागने लगता है, और तभी इहारो अपनी छोटी गन निकालकर उस पर फायर कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बुलेट को डॉज कर लेता है, लेकिन जहाँ वो बुलेट गिरी होती है वहाँ से अचानक बिजली निकलने लगती है। उस मॉन्स्टर ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, इसलिए उसकी मूवमेंट काफी स्लो हो गई होती है बिजली की वजह से। ये देखकर इचिगावा भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इहारो भी अलग अलग बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकता है। और तभी इहारो कहता है अब तुम्हें पता चला कि तुम ही नहीं हो जो कि डिफरेंट बुलेट्स इस्तेमाल कर सकता है। तभी वो मॉन्स्टर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो अटैक कर रहा होता है इहारो पर उसकी जख्मी हालत में। लेकिन अब इहारो भी बिल्कुल इचिगावा की तरह सोचता है कि मुझे बहुत ध्यान से देखना है। और फिर वो सोचता है कि मैंने टाइमिंग का पता चला ही लिया है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा शॉट्स खा लिए हैं। और तभी इहारो भी उस अटैक को देखकर डॉज कर लेता है। तो देखकर मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है, तो कहता है इसने भी कर लिया। और उसके बाद इहारो फिर 2 इलेक्ट्रिक
बुलेट्स उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे उसकी मूवमेंट और स्लो हो जाती है। और उसके बाद इहारू चिल्लाता है, रेनो यही है वो मौका। और हम देखते हैं इशिगावा उस मॉन्स्टर के सामने आकर अपनी मैक्सिमम रिलीज फोर्स से शूट करने के लिए तैयार होता है। और उससे पहले वो सोचता है, गॉड प्लीज अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज इस मूवमेंट के लिए मुझे शिनोबिया और कमांडर आशिरो से भी स्ट्रॉन्ग बना दो, मुझे पावर दे दो। और वो अपना बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर पर। वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है और इहारू और इशिगावा दोनों दूर हटने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ मॉन्स्टर ऑर्गन्स गिरते हैं और हम देखते हैं इशिगावा का वो बड़ा सा अटैक लगा होता है मॉन्स्टर्स की लाशों की एक दीवार पर। इशिगावा भी कहता है, इसने एक दीवार बना दी, वो भी मॉन्स्टर की लाशों की। इशिगावा पूरी तरह थक गया होता है और तभी कोई एक मॉन्स्टर की लाश को फाड़ कर बाहर निकलता है और वो वही मॉन्स्टर होता है। और वो कहता है, तुम्हारे आइडियाज खत्म हो गए क्या? इशिगावा अपने मन में ही हार मान चुका होता है और तभी इहारू चिल्लाता है, ल्यूनो। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने इशिगावा पर काफी ज्यादा अटैक्स कर दिए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होशिना को, जिसको इकारुका कॉल आता है। वो जब कॉल उठाता है तो इकारुका उससे कहता है, हमारे प्लेटून में इशिगावा और इहारू मिसिंग है। होशिना उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो आगे से आवाज आती है कि काफी देर से हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और उनके वाइटल्स भी नजर नहीं आ रहे रेंज पर। कैफका ये सुनकर थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है और कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे मॉन्स्टर के हिलते हुए आर्गन्स नजर आते हैं। कैफका कहता है, आखिर ये लाशें मूव कैसे कर पा रही हैं? तभी यहाँ पर किकोरू आती है और वो कहती है, कैफका वो यहाँ पर आ चुका है। कैफका कुछ देर के लिए सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और फिर वो मन बना लेता है कि वो उन दोनों को बचाएगा। तो गाइज यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं इहारू चिल्ला रहा होता है, लेनो। और फिर हम इशिगावा को देखते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई होती है उन अटैक्स की वजह से। और अब वो जमीन पर लेटा हुआ होता है। इशिगावा अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे अपनी बॉडी काफी हॉट फील हो रही है, मुझे जल्दी से ब्लीडिंग को रोकना होगा। और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होने के बावजूद वो सोच रहा होता है कि मुझे दोबारा से खड़ा होना होगा, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई। इशिगावा उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे देख रहा होता है और कहता है, तुम अभी भी मूव कर पा रहे हो? और फिर वो कहता है, मुझे पता नहीं था ये इतना ज्यादा मुश्किल होता है, एक को छोड़कर सबको मार देना। और अब वो इशिगावा को मार नहीं वाला होता है कि तभी इहारू अपनी गन से उस पर शूट करता है और उससे कहने लगता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये मैं तुम्हें करने दूंगा। लेकिन वो मॉन्स्टर भी ये अटैक काफी दफा देख चुका होता है, इसलिए अब वो उसे डोज कर लेता है और उन बुलेट्स को दूर दूर फेंक देता है। इहारू ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो मॉन्स्टर इस बार भी इस अटैक की चपेट में आ जाएगा। और फिर वो मॉन्स्टर कहता है, मैं ये पहले ही देख चुका हूँ। और वो अटैक कर देता है इहारू पर और उसके बाद इहारू की कुछ ऐसी हालत हो जाती है और इहारू भी जमीन पर गिर जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर बढ़ता है इशिगावा की तरफ, ये कहता हुआ कि चलो अब इसको खत्म करते हैं। हम देखते हैं इशिगावा इतने ज्यादा अटैक खाने के बाद फिर भी उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर आकर उस पर अपने अटैक्स करने लगता है और वो उससे कह रहा होता है, तुम काफी कमजोर हो। इहारू उस मॉन्स्टर को इशिगावा को मारता हुआ देख रहा होता है और उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। वो अपने पास पड़ी गन को उठाकर उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ऐसे छोटे हमलों का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और आखिरकार वो पकड़ लेता है उस गन को और फिर वो अटैक करने के लिए तैयार होता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं इसे ऐसे एंड नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? लेकिन जब वो ट्रिगर दबाता है तो उस गन में से फायर नहीं होता और जब हम दूसरी साइड से उस गन को देखते हैं तो वो गन भी टूटी हुई होती है, यानी मॉन्स्टर का कोई अटैक उस गन पर भी लग गया होगा। वो मॉन्स्टर भी इहारू की तरफ मुड़ता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि ये काफी अच्छा ट्रू मेंबर है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो एक ट्रू मेंबर को अपने साथ जिंदा लेकर जाना चाहता था और उसने इशिगावा की काबिलियत देखकर उसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया है। तो वो इहारू को मारने वाला होता है। इहारू वहाँ पर हेल्पलेस बैठा होता है। वो सोच रहा होता है, मुझे परवाह नहीं, चाहे वो कोई डीमन हो या फिर कोई डेविल, लेकिन प्लीज गॉड। और फिर वो इशिगावा को देखकर कहता है, लेनो। और रोते हुए बोलने लगता है, प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो। वो मॉन्स्टर कहता है, तुम बस मर सकते हो। इहारू अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन फिर मॉन्स्टर को अपने पीछे कोई महसूस होता है और वो होता है कैफका, जो कि मॉन्स्टर 8 वाले रूप में होता है। और वो उस मॉन्स्टर से कहता है, जो यहाँ पर मरेगा वो तुम होगे, कचरे कहीं के। वो मॉन्स्टर जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो
कैफका उसके मुंह पर ही एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर हवा में ही उड़ जाता है। लेकिन उसका मुंह अभी भी उसकी बॉडी के साथ नजर नहीं आ रहा होता। इहारू को तो ये देखकर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसकी प्रे को गॉड ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की आंख को, जो कि सोच रहा होता है कि ये अभी अभी क्या हो गया, मुझे अपनी बॉडी नजर क्यों आ रही है। और फिर उसे पता चलता है कि उसका हेड अपनी बॉडी से अलग हो चुका है। फिर कैफका आकर इचिगावा के पास बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं काफी लेट हो गया। लेकिन इचिगावा लगातार अपने मन में एक ही बात सोची जा रहा होता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन आखिर में हेरी की वजह से इस बंदे को ट्रांसफॉर्म होना पड़ा। यारू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि एक मॉन्स्टर एक इंसान की मदद क्यों कर रहा है। और फिर वो दूसरा मॉन्स्टर भी उठने लगता है और कहता है, तो तुम हो जिसके बारे में काफी रूमर्स हैं। हम देखते हैं वो अपने आप को हील कर रहा होता है और अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, मॉन्स्टर नंबर 8। और फिर कैफका भी उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है, तो तुम हो काइजू नंबर 8। इहारू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी कैफका इचिगावा को एक जगह पर बिठाता है और उससे कहता है, मुझे लगता है कुछ देर और लगेगी, तो तुम केयरफुली अपनी ब्लीडिंग को रोको, जैसे कि तुम्हें आता ही है। और हाँ, अपनी सारी इंजरीज का भी ख्याल रखना। फिर वो हंसते हुए कहता है, वैसे मुझे तुम्हें सिखाना नहीं चाहिए। लेकिन इचिगावा उससे बहुत हल्के से कह रहा होता है, मैं ये अपने आप से नहीं कर सका। जो देखकर कैफका हैरान हो जाता है कि ये अभी भी मेरे बारे में ही सोच रहा है। और वो कहता है, इशिगावा। और तभी जब वो पीछे को मुड़ता है तो हमें उसके फेस पर वो एंगर देखने को मिलता है, जो कि उसे इस मॉन्स्टर पर है, इचिगावा के लिए। और वो इचिगावा से कहता है, केयरफुली बस बैठे रहो। उसके बाद हम इचिगावा के विजन से देखते हैं उस मॉन्स्टर और कैफका को। इचिगावा सोच रहा होता है, हिबिनो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब मुझे काफी बैड फीलिंग आ रही है। और उसके बाद हम देखते हैं उसी मॉन्स्टर को जिसने अपनी नेक को ठीक कर लिया होता है, यानी अपने बॉडी के साथ जोड़ लिया होता है। और वो कैफका से कह रहा होता है, मैंने ये माइंड तो नहीं किया जो तुमने किया है, मेरे रास्ते में आए और इन सबको बचाया, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि तुम भी एक मॉन्स्टर हो और तुम मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। लेकिन अब मैं तुम्हारी लाश को अपनी कलेक्शन में चाहता हूँ। और उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कैफका की बॉडी में भी 2 होल हो जाते हैं, जो कि उसी मॉन्स्टर के अटैक की वजह से होते हैं। कैफका उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे इतना दर्द नहीं हो रहा होता। लेकिन इचिगावा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कैफका की इस फॉर्म में उसे डैमेज देना। फिर हमें वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, ठीक है, मुझे पता चल गया कि तुम्हें मारना आसान नहीं होगा। और उसके बाद वो कुछ करने लगता है जिससे उसकी बैग से कुछ बबल्स निकलते हैं और बाद में वो बड़े बड़े हाथ बन जाते हैं और उन बड़े बड़े हाथों पर भी अटैक्स ही अटैक्स होते हैं। और फिर वो मॉन्स्टर कहता है, मुझे शायद इतना सब चाहिए तुम्हें मारने के लिए। उसे देखकर इहारू की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो हमारे साथ सीरियसली लड़ रहा है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि वो तो उनके साथ सीरियसली लड़ ही नहीं रहा था। इचिगावा उसे देखकर कहता है, बाबू कैफका। लेकिन हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से कैफका की बॉडी में जो होल हुए थे वो ठीक हो चुके होते हैं। और वो कहता है, अब मैं देख रहा हूँ कि यही वो स्टफ है जो तुमने बार बार इनके शरीर में ढांसा है। कैफका का मॉन्स्टर शरीर पूरी तरह गर्म हो जाता है और उसमें से हीट निकल लगती है, क्योंकि इस वक्त कैफका बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। हम देखते हैं इचिगावा को, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने वो सारे अटैक्स एक ही दफा में कैफका पर शूट कर देता है। लेकिन कैफका भी वहाँ पर अपने हाथों को बांधकर खड़ा हो जाता है और फिर वो मॉन्स्टर वाली फॉर्म का बड़ा सा जबड़ा खोलने लगता है। बात करते वक्त तो उसके आगे वाले दांत ही खुलते हैं, लेकिन अब वो अपने नेक के दांत उनको भी खोल रहा होता है और अपना बड़ा सा मुंह खोल देता है। और हम देखते हैं उसकी नसों में ग्रीन कलर की बिजली दौड़ने लगती है और वो उसके शरीर से बाहर निकलने लगती है। और तभी उसके बाद कैफका अपना वो अटैक कर देता है। इस अटैक में कैफका बहुत जोर से दहाड़ता है और उसकी साउंड वेव से लगकर वो सारे अटैक जो उस मॉन्स्टर की तरफ से आ रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और ये देखकर इहारू, वो मॉन्स्टर और इचिगावा भी हक्के बक्के रह जाते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कैफका बिल्कुल उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और कैफका ने ये इतनी स्पीड से किया होता है कि वो मॉन्स्टर कुछ भी नहीं देख पाता। कैफका उससे पूछता है क्यों, और फिर से अगले ही सीन में हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की आंख को, जो कि कैफका के एक पंच देख देती है। लेकिन जब उस मॉन्स्टर की हम हालत देखते हैं तो कैफका ने उस पर कई पंचेस बरसा दिए होते हैं एक ही सेकंड में। वो मॉन्स्टर इस वक्त अपने मन
में सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी वो एक मॉन्स्टर जो कि मर गया होता है उसकी लाश को अपने सामने ले आता है, जैसा उसने इचिकावा के साथ भी किया था उसके फाइनल अटैक में। और तभी वो कहने लगता है यही है मेरा चांस रिकवर करने का, और उसके आसपास बबल आने लगते हैं। लेकिन कैफका भी उसे नहीं छोड़ता, वो उस मॉन्स्टर की लाश को फाड़ कर उसके सामने आ जाता है। और अब वो उस मॉन्स्टर को किसी नाइटमेयर की तरह लग रहा होता है, और वो मॉन्स्टर सोचता है ये तो बहुत बुरा है। वो मॉन्स्टर अपने मन में सोचता है मैं ये नहीं कर पा रहा, और तभी कैफका उस पर अपने पंचेस को बरसा देता है। वो मॉन्स्टर सोचता है मैं इससे फासला नहीं रख पा रहा, ये बहुत एबनॉर्मल है, जो मेरी रिकवरी स्पीड है वो बहुत ही स्लो है, कुछ चीज तो है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। और फिर आखिर में वो सोचता है कि मुझे भाग जाना चाहिए। और फिर उसके बाद ही कैफका एक जोरदार पंच उसके पेट में दे मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो सोचता है लेकिन यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग भी नहीं है मेरे भागने के लिए। और उसके बाद कैफका अपने फाइनल अटैक की तैयारी करता है, यानी उसकी आर्म के पीछे से एक होल आता है जिससे उसका पंच बहुत ज्यादा तेजी से जाएगा, और उसके पैर से कुछ मार्शल आर्ट गन्स निकलते हैं जो उसे पकड़ कर रखेंगे जमीन के एक ही हिस्से पर, जैसा उसने पिछले 2 मॉन्स्टर्स को मारने वक्त भी किया था। और फिर वो गुस्से में उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने इस पंच से ब्लास्ट करने वाला हूँ। और कैफका के आसपास काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, और वो अपना ये फुल पावर पंच उस मॉन्स्टर को मार ही देता है। वो मॉन्स्टर इसे डॉज करने और ब्लो करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना तेज होता है कि जब ये उसे लगा होता है उसे पता भी नहीं चलता। और हम देखते हैं उस पंच के इम्पैक्ट से उसकी स्किन उसके स्केलेटन पर से उड़ने लगती है, और उसके भी चिथड़े उड़ने लगते हैं जैसे बाकी सबके साथ हुआ था। और वो मॉन्स्टर उड़ता हुआ जाता है, काफी बिल्डिंग से टकराता हुआ और काफी चीजों को तोड़ता हुआ, और एक जगह जाकर गिर जाता है जहाँ पर उसके कुछ ही ऑर्गन्स बचे थे। वो सोचता है मैंने पहले ही बहुत मुश्किल से अपनी शेप को मैनेज किया हुआ है, लेकिन मेरा जो कोर है वो अब बाहर आ चुका है। और हमें पता है कि कोर ही मॉन्स्टर्स की सबसे कमजोर चीज होती है। और तभी उसके पास कोई आता है, और हम देखते हैं वो कैफका ही होता है, जो उससे कहता है ये तुम्हारे लिए एंड है। लेकिन तभी कैफका को कुछ महसूस होता है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है जो कैफका को देख लेते हैं। और उसके बाद वो अपने माइक्रोफोन में कहते हैं हम इकारुगा प्लेटून से बोल रहे हैं, हमने एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैफका और किकोरू को, और किकोरू उसे कह रही होती है क्या तुम इचिकावा और हिहारू के पास अकेले जाओगे। कैफका उससे कहता है हम नहीं जानते कि इचिकावा और हिहारू कहाँ पर हैं, और ना ही हम उनके वाइटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे ही वहाँ जाना होगा। और जब किकोरू उसे पूछती है कैसे, तो कैफका को अपना एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें उसने उस मॉन्स्टर को डिटेक्ट किया था जो वहाँ पर अंडरग्राउंड से आने लगा था जब वो पहली बारी मॉन्स्टर बना था। कैफका कहता है अगर वो दोनों उस मॉन्स्टर के पास ही होंगे तो मैं अपनी मॉन्स्टर डिटेक्टिंग पावर से उनकी लोकेशन का पता चला लूंगा। और वो मॉन्स्टर में बदलने लगता है, और किकोरू से कहता है मैं यहाँ का सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। इस पर किकोरू का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, लेकिन कैफका फिर भी उसे छोड़कर चला जाता है। किकोरू से बुलाती ही रह जाती है बस। और अब इस वक्त हम देखते हैं किकोरू उन मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। वो सोच रही होती है वो ऐसी जगह में ट्रांसफॉर्म हो गया, उसे खुद की कोई चिंता नहीं है। और अब उनके माइक्रोफोन में आवाज आती है कि हमने एक ह्यूमनॉइड को पकड़ा है जो कि यहीं पर हमारे सामने है, और ये मॉन्स्टर नंबर 8 है, क्योंकि इसके फीचर्स बिल्कुल मॉन्स्टर नंबर 8 की तरह के हैं। देयर ये ट्रूप मेंबर जो कि बता रहे हैं ये दोनों वही हैं जिनको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिन्होंने कैफका को देख लिया था। और अब हम देखते हैं वाइस कमांडर होशिना उनकी बात पर जवाब देता है ठीक है मैं वहाँ फौरन एक टीम भेजता हूँ जो उस मॉन्स्टर को सब्जुगेट करेगी। जो सुनकर किकोरू अपने मन में सोच रही होती है वो बेवकूफ वो यहाँ से चला गया, अब उसके साथ पता नहीं क्या होगा। सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कैफका को, जिससे कोई कह रहा होता है कि तुम्हारी मुझे लगता है ट्रूप मेंबर से नहीं बनती, लेकिन इसकी वजह से ही मुझे एक ओपनिंग मिल गई। वो वही मॉन्स्टर होता है जिसकी कैफका ने पिछले एपिसोड में हालत पतली कर दी थी, लेकिन जैसे ही उसे एक ओपनिंग मिलती है वो वहाँ से जल्दी से दूर हो जाता है। और हम देखते हैं वो पिछली बार की तरह गायब होने लगता है, लेकिन गायब होते होते वो कह रहा होता है मुझे अब तुम्हारी खूबियाँ पता चल गई हैं और मैं अगली बार तुम्हें मार दूंगा। कैफका उसकी बात सुनकर कहता है जैसे मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा, लेकिन वो मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। फिर कैफका जमीन पर मुक्का मारने लगता है और ये करते हुए वो कहता है डैम इट वो भाग गया, अब मुझे भी भागना चाहिए। और उसके मुक्के से वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे धूल ही दूर हो जाती है और कैफका वहाँ से भाग जाता है एक बड़ी सी जंप करके। और वो उड़ते हुए देख रहा होता है इचिकावा और हिहारू को उन दोनों ने रेस्क्यू कर लिया होता है।
कैफका अपने मन में सोचता है तो इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, मुझे खुशी है। वो ह्यूमनॉइड भाग गया लेकिन मैंने अपना गोल पूरा कर लिया। और इसके बाद वो सोचता है चलो ठीक है, अब मुझे जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए जहाँ मुझे कोई देख न सके। और वो एक जगह लैंड करता है और उसके बाद हम देखते हैं वो एक बंद सी गली होती है। कैफका वहाँ पर चलते हुए कह रहा होता है यहाँ कोई ड्रोन्स और ना ही कोई लोग हैं। लेकिन तभी अगले सीन में हम देखते हैं कैफका के पीछे एक परछाई को जो कि उसे कह रही होती है एक डीमन की तरह की खोपड़ी और जेट ब्लैक बॉडी, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। कैफका जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपने मन में सोचता है वाइस कमांडर होशीना। और हमें पता चलता है वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि होशीना की ही थी। और वो अब अपने माइक्रोफोन में कह रहा होता है मुझे मॉन्स्टर नंबर 8 मिल चुका है। तो फिर हम देखते हैं कि कोरो, कमांडर मीना और इचिगावा को जिन तक ये आवाज पहुंच गई होती है और उनके ये रिएक्शन होते हैं। फिर होशीना काइजू नंबर 8 से यानी कैफका से कहता है तुमने मेरे ट्रू मेंबर की काफी अच्छी देखभाल की है, क्योंकि ऐसा लग रहा होता है जो भी इचिगावा और यारू के साथ किया है वो कैफका नहीं किया है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किकोरू को जो कि सोच रही होती है। तो जब वाइस कमांडर ने कहा था कि मैं एक टीम भेजूंगा तो उसका मतलब खुद से था। और हम इचिगावा को भी देखते हैं जो कि दर्द से करवा रहा होता है, लेकिन इसके साथ ही वो सोच रहा होता है नहीं वाइस कमांडर होशीना ये वो नहीं है। और सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं होशीना कैफका को तलवार मारने ही वाला होता है उसके पास आकर। और कैफका को इसकी भनक भी नहीं लगी होती। कैफका सोचता है ये तो, और वो बचता है और फिर सोचता है बहुत फास्ट है। और हम देखते हैं क्योंकि कैफका इस वक्त अपने काइजू वाले रूप में होता है इसलिए उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है और वो होशीना के जानलेवा अटैक्स को बहुत ही आसानी से देख पा रहा है और उन्हें डोज भी कर पा रहा है अपनी बॉडी से। देखते हैं कैफका एक अटैक के इफेक्ट से उस गली से बाहर आ जाता है। और फिर वो सोचता है जब कमांडर होशीना ने कहा था कि वो छोटे वेपन्स और छोटे मॉन्स्टर के साथ ज्यादा अच्छा लड़ सकता है तो ये कोई मजाक नहीं था। और हम देखते हैं होशीना कैफका की ही तरफ बढ़ रहा होता है और उससे कहता है तुम काफी हार्ड हो लेकिन मुझे तुम्हें एटलीस्ट 1 या 2 स्लाइसेस में तो काटना ही होगा। कैफका भी उसे देखता है और वो सोचता है मैंने वाइस कमांडर होशीना को सिर्फ हंसते हुए देखा है, लेकिन वो ऐसा हो जाता है जब वो मॉन्स्टर्स को मारने पर आता है। और हम देखते हैं होशीना की आंखों में जिसमें गुस्सा ही गुस्सा होता है जैसे कोई किलर हो। तो भी होशीना का आर बार मूव करने लगता है। कैफका को कुछ समझ नहीं आ रही होती ये क्या हो रहा है। और फिर होशीना एक फाइटिंग स्टांस ले लेता है और हमें उसकी रिलीज फोर्स पता चलती है जो कि होती है 92%। कैफका से कह रहा होता है मैं ही तुम्हें सबजुगेट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इचिगावा और यारू को। इचिगावा अपने मन में सोच रहा होता है अरे नहीं। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैफका भी फाइटिंग स्टांस ले लेता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैंने इस पर अटैक किया तो उस मॉन्स्टर का जो हाल हुआ था क्या इसका भी यही हाल होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपना पंच वाइस कमांडर होशीना को मार दूं। लेकिन होशीना उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और अगले ही पर हम देखते हैं कैफका की चेस्ट पर एक बड़ा सा कट लग जाता है और उसका ब्लड निकलने लगता है। कैफका भी मैं सोच रहा था इसलिए वो उसे डोज भी नहीं कर पाता। और कैफका को जब ये पता चलता है तो वाइस कमांडर होशीना उसके बिल्कुल ऊपर होता है और वो उससे कहता है मेरी ब्लेड ने तुम्हारी स्किन काट दी। और फिर वो दीवार को पुश करके कैफका की तरफ ही बढ़ने लगता है, लेकिन कैफका अलर्ट हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। लेकिन इस वक्त भी वो मन में सोच रहा होता है ये कोई ऐसा अपोनेंट नहीं है जिससे मैं अपनी असली ताकत को इस्तेमाल किए बगैर लड़ सकूं। फिर हमें डिफेंसिव ट्रूप मेंबर के सूट के बारे में बताया जाता है। ये एक ऑर्गेनिक सूट है जो कि बनाया जाता है मॉन्स्टर्स के सेल से और जितनी ज्यादा तुम्हारी रिलीज फोर्स होगी उतना ज्यादा तुम इस सूट की पावर को इस्तेमाल कर सकोगे। तो फिर हम देखते हैं कैफका को जो कि सोच रहा होता है कि मैंने जब किकोरू की मूवमेंट देखी थी तो मुझे लगा था ये सबसे तेज है, लेकिन अब फिर कैफका एक ही दम पीछे घूरता है और कहता है ये किसी ह्यूमन की मूवमेंट नहीं है। और हम देखते हैं वाइस कमांडर होशीना इतनी तेजी से मूव करता है कि वो एक ही बार में 10-12 जगह पर नजर आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं होशीना अपना एक अटैक ब्लेड कटिंग टेक्निक इम्प्री स्ट्राइक करता है और एक स्लैश कैफका की तरफ बढ़ रही होती है। कैफका इसको डोज करते हुए सोच रहा होता है मैं ज्यादा देर तक डिफेंस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसकी स्पीड पिछले वाले मॉन्स्टर से भी बहुत ज्यादा तेज है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कैफका का हाथ और चेस्ट कट चुके होते हैं। कैफका सोचता है मैंने तो उसे डोज कर लिया था, लेकिन वो स्लैश रुकी ही नहीं और आगे बढ़कर मेरा हाथ काट दिया। और इस अटैक की वजह से कैफका का कोड होशीना को दिख जाता है और वो कहता है कोड लोकेशन कंफर्म। लेकिन फिर कैफका भी अपना हाथ और चेस्ट रीजनरेट कर देता है और सोचता है कि मैं भी अब कोई ह्यूमन नहीं रहा। लेकिन फिर कैफका को कुछ महसूस होता है और वो सोचता है अब मुझे महसूस हुआ मेरी रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा एनर्जी दे देती है, तो अगर मैं ऐसे ही हिट्स खाता रहा तो ये बहुत ही बुरा होगा। और फिर वो भी लड़ने लगता है और होशीना के अटैक्स को इस बार वो अपने हाथों से रोकता है, ब्लॉक करता है। फिर कैफका इस बैटल को खत्म करने की सोचता है और कहता है
चलो अब एक गैम्बल लगाते हैं, या तो कुछ नहीं या तो सब कुछ। और होशीना भी से लड़ते लड़ते अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये सच में ऐसा है? ये बंदा खुद को अटैक किए बगैर मेरे अटैक को एक्यूरेटली डोज करी जा रहा है, उन्हें ब्लॉक कर रहा है। ये सच में लायक है 8.0 के ऊपर वाले फोर्टिट्यूड के, और इसे कैटेगराइज करना चाहिए मेगा मॉन्स्टर में। लेकिन फिर होशीना सोचता है, आखिर ये क्या है? आखिर मुझे डिस्कम्फर्ट क्यों महसूस हो रही है मॉन्स्टर से लड़ने में? पर जो भी हो, फिर हम कैको को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा अटैक खाने के लिए तैयार होता है, और वो अपने मन में सोचता है, मुझे अब अपनी पूरी ताकत से खड़ा होना होगा। होशीना भी थोड़ा सा पीछे होकर अपना एक अटैक ब्लेड कटिंग टेक्निक 5th फॉर्म करने वाला होता है, और वो ये अटैक कर देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कैफा को जो कि कह रहा होता है नहीं, और होशीना अपने मन में सोच रहा होता है, इसे 2 पार्ट अटैक कहते हैं, क्योंकि उसने अपने अटैक की डायरेक्शन बदल दी थी और साइड से कैफका के कोर पर अटैक किया था। और हम देखते हैं उसकी ब्लेड कैफका के कोर तक पहुंच गई होती है, और होशीना कहता है मैंने इसे खत्म कर दिया। लेकिन फिर वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि कैफका के शरीर में से कुछ दांत निकलते हैं और उसकी ब्लेड को पकड़ लेते हैं। कैफा के मुंह से खून निकलता है, लेकिन वो सोच रहा होता है ये बहुत पावरफुल था, जितना कि मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। फिर वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके हाथ में से बिजली निकलने लगती है। वो एक पंच बनाता है और सोचता है, क्योंकि इसने मेरा कोर देख लिया था तो मुझे पता था ये वहीं पर अटैक करेगा। होशीना ये देखकर कहता है अरे नहीं, और हम देखते हैं वो पंच उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है, लेकिन कैफका उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है और उसकी ब्लेड पर दे मारता है, जिससे उसकी ब्लेड टूट जाती है और होशीना पीछे हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रोशनी से वो कुछ देख नहीं पाता, और हम देखते हैं कैफका यहाँ से एस्केप कर जाता है। होशीना इससे काफी निराश हो जाता है और अपने हाथ को मुंह पर रखकर सोचता है अरे यार वो भाग गया। और फिर बाद में वो इसकी रिपोर्ट कर देता है कमांडर मीना को कि वो भाग गया, और तभी यहाँ पर सूर्य निकलता है और सुबह हो जाती है। इनकी लड़ाई भी खत्म हो जाती है। आज का ये वीडियो इधर ही खत्म होता है। आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।